येलवन क्लासेज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा आज 11 है, नवंबर मंथ का। और महामैराथन में आज हम लोग पॉलीमर लेकर आए हैं। सभी लोग देखिए, आवाज जा रही कि नहीं? हेलो, हेलो, नमस्ते। हाँ जी, देखो, अच्छा भैया, हम आंसर सहित भेज देंगे पीडीएफ में रूप में। टेलीग्राम में देखो, टेलीग्राम में सब जाता है। जुड़ दो, टेलीग्राम मैसेज कर दो अभिषेक सर के पास, जुड़ जाओगे। वो 9615 वाला जो लास्ट में 15 नंबर है, उसी पे मैसेज कर दीजिए। ठीक। हाँ, चलिए, हमारे समझ से आप लोग अपनी तैयारी चल रही होगी बढ़िया से, और आप लोग हमारे साथ जुड़िए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। देखिए, हमारे क्वेश्चन हर एक टॉपिक से करीब 100 क्वेश्चन हम कराएंगे, चाहे वह जो टॉपिक्स हो। आपके सिलेबस में जो मेंशन है उससे अप्रॉक्सीमेटली हम 100 क्वेश्चन कराएंगे। ये आप निश्चिंत रहे, और समय से पहले आपको पूरे क्वेश्चंस करा देंगे। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो ऑफर है हमारा, 199 में, एक गलत प्रिंट हो गया। 199 में आपको पूरे मंथ 3 मंथ का दिया जा रहा है। 199 रुपीज में आपको पूरे 3 मंथ का दिया जा रहा है। जो लोग चैनल के माध्यम से ना जुड़े हों, वह निश्चित रूप से जुड़ जाएं। 199 रुपीज में आपको सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर, तीनों महीने का आपको मिल जाएगा। देखिए, कार्बो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, कल अभी कार्बोहाइड्रेट भी आपका हो गया है। कार्बोहाइड्रेट पर भी महामैराथन हो चुकी है, तो कार्बोहाइड्रेट का भी खत्म हो गया। आज हम लोग शुरुआत करते हैं किसके? पॉलीमर की चर्चा करते हैं। तो पॉलीमर के लिए चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था? कहता है कि द ग्लूकोज में आवर्ती इकाई किस मोनोसेक्राइड से व्युत्पन्न होती है? जल्दी सभी लोग आंसर देखिए, आंसर तेजी से दीजिएगा। कह रहा है कि द रिपीटिंग यूनिट इन सेलुलोज इज ड्राइव फ्रॉम विच द मोनोसेक्राइड। सेलुलोज जो होता है, कह सकते हैं किससे बना होता है? बताइए जल्दी से। सेलुलोज किससे बना होता है? किसके? सेलुलोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? या कह सकते हैं सेलुलोज किसकी मोनोमर इकाई, सेलुलोज की मोनोमर इकाई क्या होती है? तो जो सेलुलोज होता है उसका मोनोमर इकाई हमारी ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब ग्लूकोज को पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स बनता है वह हमारा सेलुलोज बनता है। सेलुलोज बनता है, तो ग्लूकोज ही हमारा उसका सही आंसर होगा, मोनोमर यूनिट होगी। इसी को मोनोमर यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए,
हो गया। चलिए अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, स्टार्च किन दो पॉलीसेक्राइड का मिश्रण है? एमिलोज का है, ए ऑप्शन सेलुलोज एंड एमिलोज है, ग्लाइकोजन एंड एमिलोज है, सेलुलोज एंड एमाइलोपिसिटीन है। बताइए जरा कौन सा होगा? स्टार्च किस दो पॉलीसेक्राइड का मिश्रण है? बताइए। तो जो हमारा स्टार्च होता है वह पहला ही ऑप्शन होता है, एमिलोज एंड एमाइलोपिसिटीन का मिश्रण होता है, अर्थात यह हमारा कोपॉलीमर होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 का ए ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक रबड़ की मोनोमेरिक इकाई क्या है? आइसोब्यूटिलीन, ब्यूटेलिन, आइसोप्रीन, ब्यूटाडाइन, क्लोरोप्रीन। प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ की बात कर रहा है। जल्दी बताइए, नेचुरल रबड़। तेजी से करिए, जल्दी जल्दी। जो प्राकृतिक रबड़ होता है वह हमारा किसका होता है? आइसोप्रीन यूनिट का मोनोमर होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन जब पॉलीमराइजेशन करता है तो हमारा नेचुरल रबड़ प्राप्त होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन हो जाएगा। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ इंक्रीज व्हिच प्रॉपर्टी? रबड़ का जब वल्कनाइजेशन करते हैं अर्थात हीट करते हैं रबड़ को जब हीट करते हैं आइसोप्रीन यूनिट को किसके साथ? सल्फर के साथ। तो हमें जो प्राप्त होता है वह ऐसे सल्फर ऐसे जुड़ जाता है, इस तरीके से सल्फर जुड़ जाता है, क्रॉस लिंक सल्फर बनता है, कार्बन सल्फर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके इलास्टिसिटी करेक्टर जो होता है वह हमारा इंक्रीज कर जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का बी। सिल्क इज केमिकली इज पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीएमाइड, बोथ बी एंड सी। हमारा सिल्क की बात कर रहा है। बताइए जल्दी से। जो सिल्क होता है, सिल्क इज केमिकली पॉलीपेप्टाइड्स और पॉलीएमाइड्स होते हैं। दोनों ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्राकृतिक रबड़ के बारे में कौन सा कथन गलत है? इट इज सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन होता है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट एट रूम टेम्परेचर होता है, इट कंटेन ट्रांस आइसोप्रीन यूनिट होता है, इट बिकम्स ब्राइटली एट लो टेम्परेचर। जल्दी से 6 नंबर का आंसर बता दीजिए आप लोग। 6 नंबर का बताइए जल्दी से ऑप्शन। जल्दी से बताइए भाई। देखिए प्राकृतिक रबड़ जो होता है वह सिस 1,2,1,4 पॉली आइसोप्रीन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इट बिकम्स ब्राइटली होता है, इट कंटेन्स ट्रांस आइसोप्रीन यूनिट। ये हमारा गटा पार्चा होता है, गटा पार्चा होता है। तो यही हमारा प्राकृतिक रबड़ नहीं है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन एमिलोज एंड सेल्यूलोज? एमिलोज और सेल्यूलोज के संरचनात्मक में क्या अंतर होता है? देखिए जल्दी से बताइए। देखिए जो एमिलोज होता है और सेल्यूलोज, इन सब में अंतर जो मेनली होता है वह मोनोमर यूनिट का नहीं होता बल्कि टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो उनके बॉन्ड में मोनोमर यूनिट्स के बनते हैं, जो बॉन्ड्स बनते हैं, एमिलोज में जो होता है
अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, इमिलोज में क्या होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, ठीक। और सेलुलोज में जो होता है वह बीटा 1,4 लिंकेज होता है। यही बेसिक डिफरेंस दोनों में होता है। तो सही ऑप्शन का टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जाए। रेयान इज प्रिपेयर्ड बाय केमिकली मॉडिफिकेशन ऑफ विच नेचुरल पॉलीमर। रेयान किस प्राकृतिक पॉलीमर के रासायनिक संशोधन से प्राप्त होता है? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग आंसर। रेयान किस प्राकृतिक पॉलीमर के रासायनिक संशोधन से प्राप्त होता है? तो रेयान जो होता है वह सेलुलोज के रासायनिक संशोधन से प्राप्त होता है। करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। स्टार्च में ग्लाइकोसिडिक बंध किस प्रकार का होता है? जल्दी से बताइए। स्टार्च में जो ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, अल्फा जो ग्लूकोज जुड़ा होता है स्टार्च को, देखिए स्टार्च को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज जो होता है अल्फा 1,4 लिंकेज, पहला ग्लूकोज, और दूसरा भी अल्फा 1,4 लिंकेज के 1,6 के लिंकेज के में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जरा। प्राकृतिक पॉलीमर उसके मोनोमर इकाई से मिलाइए। अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज, नेचुरल रबर आइसोप्रीन, सिल्क एमिनो एसिड। स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज भी मिलता है, सेलुलोज को बीटा डी ग्लूकोज, नेचुरल रबर को जब उकरते हैं तो आइसोप्रीन यूनिट बनता है, सिल्क को जब उकरते हैं तो एमिनो एसिड में ग्लाइसिन, एलानाइन, सेरीन मिलता है। तो सही ऑप्शन पहला का ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए। नाइलॉन 6 किस दो मोनोमर के संघनन से बनता है? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइमीन, कैप्रोलेक्टम एंड वाटर। देखिए नाइलॉन जो 6 होता है, ये चीज ध्यान याद कर लीजिए। जो नाइलॉन होता है 6 का अर्थ है 6 कार्बन का एसिड और 6 कार्बन का डाइमीन। तो 6 कार्बन का एसिड और 6 कार्बन के डाइमीन को अगर गर्म किया जाए तो वह एडिपिक एसिड, अच्छा कार्बन को क्या कहा जाता है? एडिपिक एसिड कहा जाता है 6 कार्बन के एसिड को, और 6 कार्बन के डाइमीन को कहा जाता है हेक्सामेथिलीन डाइमीन। तो करेक्ट आंसर इज एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइमीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जा सकता है। क्या कह रहे हैं भाई? फार्मूला रहने दीजिए, चलिए ठीक है। नाइलॉन 6 किस यौगिक के रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है? जो नाइलॉन 6 होता है वह ओमेगा कैप्रोलेक्टम से ऑब्टेन्ड होता है। देखिए ओमेगा कैप्रोलेक्टम होता है C डबल बॉन्ड O, 6 कार्बन का एसिड रख लीजिए, 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 हो गया, और NH होता है। इसी को ओमेगा कैप्रोलेक्टम कहा जाता है। और इसी का जब रिंग ओपनिंग होती है यहां से, तो हमारा क्या बनता है? नाइलॉन 6 बनता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कैप्रोलेक्टम से नाइलॉन 6 ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है।
ये 6 कार्बन का होता है, 1 2 3 4 5 6। ये चीज ध्यान रखिए, ये 6 का मतलब होता है 6 कार्बन। ठीक, ये याद कर लीजिए, ये तरीका भी याद करने का है। टेरिलीन डेक्रान इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। टेरिलीन किसके संघनन के से बनता है? टेरिथैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, एडिपिक एसिड ग्लिसरॉल, थैलिक एनहाइड्राइड, एथिलीन ग्लाइकॉल, मैलिक एसिड एंड एथनॉल। बताइए जल्दी से। जो टेरिलीन होता है वह हमारा टेरिथैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल के पॉलीमराइजेशन से डेक्रान का फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो हमारा संयोजन बहुलीकरण से बना है? बताइए जल्दी से, कौन सा पॉलीमर है? देखिए, ये कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉली बैकलाइट भी कंडेंसेशन है, टेरिलीन भी है, पॉली एथिलीन जो होता है, सी ऑप्शन पॉली एथिलीन जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, यह संयोजन से एक के बाद एक से बनता है। तो यही हमारा कहलाता है क्या? संयोजन पॉलीमर मींस एडिशन पॉलीमराइजेशन बनता है, वह कहलाता है हमारा क्या? पॉलीएथिलीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कौन सा पॉलीमर 1,1,2,2 टेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से जाना जाता है? पीवीसी है, टेरिलीन है, टेफ्लॉन है, नायलॉन है? जल्दी से बताइए, कौन सा पॉलीमर पॉली 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोएथिलीन के नाम से जाना जाता है? पीवीसी, टेरिलीन, टेफ्लॉन, नायलॉन? तो वह हमारा टेफ्लॉन जाना जाता है। ये टेफ्लॉन है, यही हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यही फार्मूला हमारा किसका है? टेफ्लॉन का है। नेक्स्ट, पीवीसी किस मोनोमर के बहुलीकरण से बनता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? जल्दी से बताइए। जो पीवीसी है, विनाइल क्लोराइड अर्थात CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl के पॉलीमराइजेशन से, इससे के क्या? पॉलीमराइजेशन से CH2 CH Cl, इस तरीके का पॉलीमराइजेशन ऑब्टेन होता है। तो कहलाता है कौन सा? विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से हमें क्या प्राप्त होता है? पॉली पीवीसी। निम्नलिखित निम्न पॉलीमरों में से कौन सबसे अधिक ऊष्मा और रासायनिक आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी है? पॉलीइथिलीन, नायलॉन 6, टेफ्लॉन, पीवीसी? जल्दी से बताइए। देखिए, निम्न पॉलीमर कौन सबसे अधिक ऊष्मा और रासायनिक आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी है? वह हमारा टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन जो होता है यह हार्ड होता है और यही सबसे ज्यादा उसके करस्पॉन्डिंग स्टेबल होता है। नायलॉन 6 किस प्रकार का पॉलीमर है? पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर है, पॉलीओलिफिन्स है, पॉलीविनाइल कंपाउंड्स है? जो देखिए, जल्दी से बताइए, नायलॉन 6 किस प्रकार का? अरे भाई, क्या होता है? ये COH होता है। ठीक, इधर से क्या होता है? प्लस
CH2 होता है, इधर CH2 प्लस CH2, यहीं से क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो बनता क्या है, एमाइड लिंकेज बनता है। दिस इज ए पॉली एमाइड्स के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, पॉलीइथिलीन में आवर्ती इकाई क्या है? द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीइथिलीन इज CH2, CH2 होगा, CH2 CHCl होगा, CF2। देखिए पॉलीइथिलीन का रहा तो CH2 CH2 ही हमारी आवर्ती इकाई होती है, बार बार आपस में रिपीट करती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। टेरिलीन किस वर्ग में रखा जाता है, पॉलीएमाइड में कि पॉलीएस्टर में कि पॉलीइथिलीन में कि पॉलीविनिल क्लोराइड में, बताइए जल्दी से। टेरिलीन, बताइए भाई। टेरिलीन जो होता है पॉलीएस्टर के रूप में रखा जाता है, सही ऑप्शन क्या होगा, पॉलीएस्टर। इसमें जो लिंकेज पाया जाता है C डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए इसे पॉलीएस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखा जाए, कौन सा पॉलीमर गर्म करने पर नरम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, बैकलाइट, टेफ्लॉन, PVC, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, बताइए जल्दी से। कौन सा पॉलीमर गर्म करने पर नरम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, तो जो हमारा पीवीसी होता है, पीवीसी पॉलीविनिल क्लोराइड, यह गर्म करने पर नरम हो जाता है। अरे भाई पॉलीथीन होती है, गर्म करिए देखिए नरम हो जाता है, आजकल इसको कठोरपन भी आ जाता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। विनाइल क्लोराइड से पीवीसी बनाने में कौन सा तंत्र कार्य करता है, द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड to PVC, which type of mechanism is operates? ये हमारा है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इससे करा CH2CHCl बनता है, तो कौन सी पॉली मैकेनिज्म होती है, तो वह हमारी होती है जिगलर नाटा, तो होती नहीं, केवल फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के कारण से, कंडेंसेशन तो होगा नहीं, कंडेंसेशन में वाटर या अमोनिया मॉलिक्यूल या एल्कोहल निकलता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगर वाटर कंडेंसेशन पॉलीमर है तो यह मॉलिक्यूल निश्चित रूप से निकलेगा। Nylon fibers are used in textile due to which property, high elasticity and tensile strength, low density and melting point, solubility in water, chemical instability, तो लो डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, यह हाईली इलास्टिसिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ के लिए रेस नायलॉन जो होता है रेसे वस्त्र में गुण के कारण प्रयुक्त होता है, तो सही ऑप्शन ए होगा। चलिए जल्दी से लिखिए, टेफ्लॉन का रासायनिक निष्क्रियता किस कारण से होती है, स्ट्रांग सीएफ बंड के कारण से, वीक वंडरवाल फोर्सेज के कारण, एब्सेंस ऑफ पोलर ग्रुप के कारण से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से। टेफ्लॉन में जो होता है स्ट्रांग सीएफ बॉन्ड उपस्थित होने के कारण से इसका जो होता है यह ज्यादा निष्क्रिय हो जाता है, तो सही आंसर होगा स्ट्रांग क्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड के द्वारा। नाइलॉन 6 के बहुलीकरण में किस छोटे अणु का हास्र सिद्ध करता है कि यह संघनन प्रक्रिया है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, 24 का
25 का जल्दी से आंसर दीजिए। सी, वाटर मॉलिक्यूल, एकदम सही कह रहे हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच है। इधर से इसको देखिए, 6 कार्बन वाले, अगर इसका पॉलीमराइजेशन किया जाए 4 कार्बन इसका और COOH का, तो यहीं से इतना मॉलिक्यूल्स क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स माइनस हो जाता है। तो क्या बन जाता है, यही माइनस वाटर मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कंडेंसेशन में सदैव स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकलता है, वह क्या निकलता है, या तो वाटर निकलेगा, या तो अमोनिया निकलेगा, या तो फिर एल्कोहल निकलेगा। कैप्रोलेक्टम इज कन्वर्टेड टू नाइलॉन 6 थ्रू स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। जल्दी से बताइए। छब्बीस का बी कह रहे हैं, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ओमेगा कैप्रोलेक्टम अभी हमने आपसे चर्चा किया था, तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। टेरथैलिक अम्ल ट्रिलिन का मोनोमर का आणविक सूत्र क्या है, C6H का होल ट्वाइस, C6H4 का होल टाइम, बताइए भाई। टेरपेथेलिक अम्ल, बी ऑप्शन हो सही है, C6H4COH। इसी के पॉलीमराइजेशन, इसमें तो ऐसे देख लीजिए बैलेंस ही नहीं होगी, इसमें डाई अम्ल नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C4H4COOH। 1 मिनट। टर्पेथेलिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखा जाए, नाइलॉन 666 की उच्च तनन शक्ति का मुख्य कारण क्या है, क्रॉस लिंक्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन चेन, आयनिक बॉन्डिंग, पाई टू पाई बॉन्डिंग, बताइए जल्दी से। नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 की उच्च तनन शक्ति का मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन चेन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन चेन के कारण से इसका जो उच्च तनन शक्ति का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट देखा जाए, कौन सा पॉलीमर रेशा और थर्मोप्लास्टिक दोनों होता है, रेशा भी होगा और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर दोनों होते हैं। कौन सा पॉलीमर रेशा और थर्मोप्लास्टिक, तो नाइलॉन जो 66 होता है यह रेशा भी होता है और थर्मोप्लास्टिक दोनों होता है। ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर हार्ड हो जाए और ठंडा करने पर हार्ड हो जाए और गर्म करने मुलायम हो जाए, उन्हें थर्मोप्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा नाइलॉन 66। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग किस पॉलीमर के निर्माण में किया जाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है, यह होता है TiCl4। एक प्रश्न पूछा जा सकता है C2H5 थ्राइस, दिस योर जिगलर, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट।
और जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ए 30 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा पॉलीमर डाई एसिड और डाईऑल के संघनन से प्राप्त होता है? नाइलॉन 6, टेरिलीन, पॉलीइथिलीन, पीवीसी। डाई एसिड और डाईऑल। डाई एसिड डाईऑल का अर्थ है, देखिए पॉलीथीन तो प्राप्त नहीं हो सकता, इसका तो मोनोमर क्या होता है? CH2Cl होता है। इसका मोनोमर क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। इसका तो ओमेगा कैप्रोलेक्टम होता है, प्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम होता है। तो टेरिलीन ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर एमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज। ऐसे देखिए टेफ्लॉन, नायलॉन, पीवीसी, पॉलीइथिलीन। अगर हम देखा जाए इन पॉलीमरों में, तो जो हमारा टेफ्लॉन होता है वह सबसे हार्ड पॉलीमर माना जाता है। तो टेफ्लॉन के बाद नायलॉन आता है और नायलॉन के बाद पीवीसी आता है और सबसे कम पॉलीथीन होता है, जिसको हम देखिए हाथों से भी उकर देखिए जो टेफ्लॉन होता है सबसे हार्ड माना जाता है। तो टेफ्लॉन को सबसे हार्ड में, तो इन दोनों को हटा दीजिए, अब बचा क्या आंसर? टेफ्लॉन है, नायलॉन है। पॉलीइथिलीन सबसे मुलायम होता है। पॉलीथीन को देखिए आप हाथों से तान सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाइलॉन 6 के निर्माण में मुख्य चरण कौन सा होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कंडेंसेशन वया एमाइड लिंकेज, रेडिकल एडिशन, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। अगर देखा जाए तो जो नाइलॉन 6 के निर्माण में मुख्य चरण होता है वह कंडेंसेशन होता है। और क्या बनता है? एमाइड के लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। तो सही ऑप्शन क्या होता है? कंडेंसेशन वया एमाइड लिंकेज। देखिए कंडेंसेशन करते हैं तो ये एमाइड लिंकेज हमें प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया। एमाइड लिंकेज भी पाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 33 का बी ऑप्शन सही होगा। कैप्रोलेक्टम से नाइलॉन 6 के निर्माण का पहला चरण क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ एमाइड ऑक्सीजन, हेट्रोलिटिक रिंग ओपनिंग ऑफ लेक्टम, फ्री रेडिकल जनरेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन हाइड्रोलिटिक रिंग ओपनिंग होती है। इस तरीके का देखिए रहता नहीं है, CH2 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 1 2 3 4 5 6 CH2, और यहीं से रिंग ओपनिंग होती है। तो जब रिंग ओपनिंग होती है तो यही हमारा पॉलीमर बनता है, C डबल बॉन्ड O और 5 TA और NH। यही हमारा है नाइलॉन 6। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। यदि किसी पॉलीमर में आवर्ती इकाई CONH तो हो तो वह पॉलीमर कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। यदि किसी पॉली में आवर्ती इकाई, बताइए भाई, आवर्ती इकाई CONH का होल 6 हो तो वह पॉलीमर कौन सी इकाई होते हैं? नोट 34 क्वेश्चन में 25 का ए ऑप्शन है। नोट 34 क्वेश्चन में
34। नहीं भाई, प्रोटोनेशन आप एमाइड लिंकेज नहीं होता। हेट्रोलिटिक रिंग ओपनिंग सही है। किसने कमेंट किया है भाई? ठीक है, ये ऑप्शन सही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये किसका मोनोमर है? अरे भाई कितने कार्बन है? 4। तो निश्चित रूप से यह किसका होगा? नाइलॉन 6 का होगा। निम्न पॉलीमर को उनके संबंधित बंधों से मिलान कीजिए। टेफ्लॉन तो ठीक है, ये इसी से है, ये इसका है। टेरिलीन एस्टर लिंकेज पाया जाता है, और नाइलॉन 6 में कौन सा लिंकेज पाया जाता है? एमाइड लिंकेज पाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है बताइए जल्दी से। कौन सा होगा? देखिए, ए का 2, ए का 2, बी का 1। क्वेश्चन करेक्ट। इसको जरा देखा जाए तो पीवीसी तो ठीक है, सीसीएल बांड, CF2 बांड। टेरिलीन में क्या होता है? एस्टर लिंकेज होता है। नाइलॉन 6 में एमाइड लिंकेज होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। 2 1 कहीं नहीं है, 2 1 3 4। इसी को चेंज कर लीजिए, 2 कर लीजिए, इसे 1 कर लीजिए। 2 1 3 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। पॉलीमर की उनकी संरचनात्मक विशेषता से मिलाइए। नाइलॉन है, पॉलीएथिलीन है, टेरिलीन है, पीवीसी है। पीवीसी कंटेन सीएल बॉन्ड, ये तो ठीक है। टेरिलीन, टेरिलीन में क्या होगा? कंटेन एरोमेटिक रिंग। नाइलॉन जो होता है, देखिए इसमें क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ONH होता है। तो ये तो कहां चला जाएगा? हेट्रो एटम से। ए में 2 कहीं है? इसका भी ऑप्शन गलत दिया गया है। ए का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बी का पॉलीथिलीन कंटेन ओनली कार्बन एटम इन, ठीक है। बी का 2 होना चाहिए, सी का 3 ही होना चाहिए। टेरिलीन में एरोमेटिक रिंग होता है, और डी का 4। बी का 1 होना चाहिए। ये ऑप्शन जरा देखिए सर, आप क्वेश्चन का एग्जाम 2 1 3 4, यही ऑप्शन सही है। देख लीजिए, थोड़ा सा सेट करने में दिक्कत हो गई। कृत्रिम रबड़ होते हैं, बताइए जल्दी से। नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, कि एडिशन पॉलीमर होते हैं, सेमी सिंथेटिक माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं।
जल्दी से बताइए। कृत्रिम रबड़ होते हैं भाई। अब जरा बताइए आप लोग। क्या होगा? नेचुरल रबड़, कंडेंसेशन रबड़, एडिशन पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अरे भाई, ये क्या होते हैं? आइसोप्रीन यूनिट की आइसोप्रीन यूनिट के एडिशन पॉलीमर होता है। एक के बाद एक मॉलिक्यूल जुड़ता जाता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एडिशन होगा। नेचुरल पॉलीमर होता ही नहीं, नाम ही है नेचुरल पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर एंड सो ऑन। क्या है भाई? चलिए नेक्स्ट देखा जाए जल्दी जल्दी। बूनर यस रबड़ का मोनोमर है, बताइए जरा भाई। जरा एक मिनट रुकिएगा। तो बूना यस रबड़ के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता दें हम। बूना यस रबड़ जो होता है, इसमें ब्यूटाडाइन और किसका मिश्रण होता है? स्टाइरिन का। ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के मिश्रण को हम लोग नाम देते हैं क्या? ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के मिश्रण को बूना यस रबड़ कहा जाता है। बूना यस में ब्यूटाडाइन 75% होता है और 25% हमारा स्टाइरिन होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 39 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। बूना यन रबड़ के मोनोमर है। बूना यन रबड़ के मोनोमर है। तो बूना, देखिए बूना शब्द लगा है तो ब्यूटाडाइन रख लीजिए, ठीक। यन लगा है तो जिसमें नाइट्रोजन लगा हो, तो ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ही ऑप्शन है। ये जो होता है कि देखिए ब्यूटाडाइन है, एक्रोनाइट्राइल है, CH2CH ग्रुप, ये हमारा होता है बूना यस। जब यह दोनों पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारा क्या बनता है? देखिए ये ब्यूटाडाइन है। जब यह दोनों पॉलीमराइजेशन करते हैं तो CH2, यहां से देखिए CH डबल वन CH, CH2 CH2 CHCN, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। यह हमारा होता है बूनायन रबड़ के नाम से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन होगा ब्यूटाडाइन प्लस एक्रोलोनाइट्राइल। निम्न में से कौन सा नियोप्रीन रबड़ कहलाता है? पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीक्लोरोपिन, पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीएक्रोलोनाइट्राइल। ये दोनों तो होंगे नहीं, इनके तो पहले खत्म हो गए। बताइए कौन कहलाता है हमारा? नियोप्रीन, नियोप्रीन कहलाता है। पॉलीक्लोरोप्रीन ही हमारा क्या कहलाता है? नियोप्रीन भी कहलाता है। इसी का नाम है नियोप्रीन। अर्थात पॉलीक्लोरोप्रीन का दूसरा नाम क्या होता है? नियोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है।
तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नियोप्रिन रबर का मोनोमर क्या होता है? 2 ब्यूटाडाइन, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन। देखिए जो हमारा नियोप्रिन होता है वो अभी कहा कि क्लोरो होता है, तो 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट देखा जाए, ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन इन्वॉल्व 1 2 एडिशन, 1 4 एडिशन, कंडेंसेशन पॉलीमर। बताइए भाई, ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन, ये ब्यूटाडाइन है, जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 बनता है। देखा कितना होता है? 1 2 3 4। तो यह हमारा 1 4 पॉलीमराइजेशन के नाम से जाना जाएगा। 1 और 4। Which synthetic rubber most closely resemble natural रबर इन स्ट्रक्चर? कौन सा कृत्रिम रबर की संरचना प्राकृतिक रबर जैसे संरचना होती है? पहला है नियोप्रिन, दूसरा है बुनायस, तीसरा है पॉलीआइसोप्रिन, चौथा है हमारा कौन सा? जल्दी से बताइए भाई। क्या कर रहे हैं? सी ऑप्शन, पॉलीआइसोप्रिन। पॉलीआइसोप्रिन जब आइसोमेरिज्म करती है तो यह कृत्रिम रबर के समान ही संरचना होती है। कृत्रिम रबर के समान ही संरचना होती है। अरे बुनायस तो होगा नहीं, बुनायन होगा नहीं, दो ही कंफ्यूजन था, नियोप्रिन और नियोप्रिन में क्लोरीन लगा होता है इसलिए वो होगा नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नियोप्रिन पॉलीमर की पुनरावृत्ति इकाई होती है। नियोप्रिन, देखिए नियोप्रिन यूनिट की क्या होती है पुनरावृत्ति इकाई? तो पुनरावृत्ति ये तो होंगे नहीं क्योंकि सीएल लगा है, सीएच तो हमारा सीएल वाला होता है। सीएल जब पॉलीमराइज करता है, इधर देखिए CH डबल बॉन्ड CCl, CH डबल बॉन्ड CH2, जब यह पॉलीमराइजेशन करता है तो CH2 डबल सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH CH2 N होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। निम्न में कौन सा कृत्रिम रबर नहीं है? देख लीजिए, बुनायन आर्टिफिशियल रबर है, बुनायस भी रबर है, नियोप्रिन भी है। सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज जो होता है यह हमारा देखा गया, जो सेलुलोज होता है यह एक्चुअल में क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सेलुलोज जो होता है यह हमारा आर्टिफिशियल होता है। बुना रबड़ों के निर्माण की प्रक्रिया है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन, आयनिक कंडेंसेशन। बुना रबर के निर्माण की प्रक्रिया देखिए, जब बुना रबर जो है एक दूसरे में जाके जुड़ते हैं, अगर दो एक दूसरे में जाके जुड़ने के कारण से इन्हें क्या नाम दिया जाएगा? जल्दी से बताइए। यह हमारा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। आइसोप्रीन यूनिट है, बार बार आपस में जुड़ रही है, तो फ्री रेडिकल जो होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। कौन सा युग्म गलत मेल है?
बुना यस ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, बुना एन ब्यूटाडाइन एक्रोलोनाइट्राइल, बुना आर ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन, मेजर यूज टायर ऑयल पाइप्स, टायर्स एडेसिव, नियोप्रिन। बताइए भाई जल्दी से। देखिए सब तो लग ही रहा है। बुना यस में ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ये यस जो होता है स्टाइरिन बताता है, यन लगा है तो नाइट्राइल बताएगा, बुना आर लगा है तो ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन ही है, नियोप्रिन जो होता है वह ब्यूटाडाइन स्टाइरिन नहीं होता। तो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन वाला कौन सा होता है? बुना यस होता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ओ अच्छा ठीक, तो मैच करना है ना, 1 2 3 4 5 सब तो मैच ही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 ही ऑप्शन हमारे सभी करेक्ट हैं। अरे ये कहा इसका आ गया भाई, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये है ही नहीं, तो यही नियोप्रिन वाला हमारा गलत है, यही रखिए। ये तो ऑप्शन ही नहीं, कौन सा युग्म गलत मेल है, तो बी वाला हमारा गलत मेल है। विच पेयर ऑफ मोनोमर कैन फॉर्म पॉली यूरेथेन्स, कौन सा मोनोमर की जोड़ी पॉलीयूरेथेन बना सकती है? एडिपिक एसिड एथिलीन ग्लाइकॉल, टालमिन डाइसोसाइनाइड एथिलीन ग्लाइकॉल, हेक्सामेथिलीन डाइमीन एडिपिक एसिड। ये तो हो नहीं सकता, ये तो पहले पता चल गया, एथिलीन ग्लाइकॉल थाइलिक एनहाइड्राइड। जल्दी से बताइए। पॉलीयूरेथेन्स, जो होता है पॉलीयूरेथिलीन होता है, यह एडिपिक एसिड CH2 4 COOH COOH प्लस ग्लाइकॉल OH CH2 CH2OH का जब इसको कंडेंसेशन किया जाता है तब हमारा क्या बनता है? पॉलीयूरेथेन्स बनता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? एडिपिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल। प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर है? बताइए भाई जल्दी से। प्राकृतिक रबर जो होता है आइसोप्रीन यूनिट का होता है, तो सही आंसर यही होगा। प्राकृतिक रबर का मोनोमर होता है 2 मिथिल 1 3 ब्यूटाडाइन 1 3 ब्यूटाडाइन 1 2 ब्यूटाडाइन आइसोब्यूटिलीन। प्राकृतिक रबर जल्दी से बताइए। ये होता है 2 मिथिल 1 3 ब्यूटाडाइन के बराबर होता है, तो 51 का ये ऑप्शन सही होगा। प्राकृतिक रबर में किस प्रकार का पॉलीमराइजेशन होता है? एडिशन होता है, कंडेंसेशन होता है, स्टेप ग्रोथ होता है। प्राकृतिक रबर में जो पॉलीमराइजेशन होता है वो याद कर लीजिए, वह सदैव एडिशन पॉलीमराइजेशन ही पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। प्राकृतिक रबर की ज्यामिति होती है, प्राकृतिक रबर जो नेचुरल रबर की ज्यामिति होती है वह 614 पॉली आइसोप्रीन होती है, यह हमारा प्राकृतिक रबर होता है। यह हमारा ट्रांस 14 पॉली आइसोप्रीन जो होता है यह गट्टा पार्चा होता है। यह क्या होता है? गट्टा पार्चा के नाम से जाना जाता है।
जिसका उपयोग हम लोग दांतों में करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, एडिशन का मतलब होता है, देखिए एडिशन मंथ का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड, दोनों आपस में ऐसे बहुत सारी यूनिट दोनों तरफ से जुड़ती जाए और जुड़ करके क्या बनाए, CH2 N बनाए, केवल डबल बॉन्ड बीच में आ जाए, किनारे से हट करके बीच में आ जाए, तो उसे क्या कहा जाता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन को गटा पार्चा कहा जाता है और सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन यूनिट को नेचुरल रबर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन द क्रॉस लिंक पॉलीमर अकर्स थ्रू, वल्कनाइजेशन के दौरान क्रॉस लिंक पॉलीमर किसके द्वारा बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बनते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा बनते हैं, सल्फर सल्फर ब्रिजेस के द्वारा बनते हैं, कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। देखिए जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है उसमें सदैव कार्बन क्या किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर सल्फर के साथ हीट किया जाता है, तो क्रॉस लिंक जो होता है वह सल्फर जाके जुड़ जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सल्फर जाकर, जैसे पॉलीमर चेन है, ऐसे पॉलीमर चेन बहुत सारी है, इसको जब सल्फर के साथ हीट करते हैं तो ऐसे जुड़ जाते हैं, इस तरीके से सल्फर से जुड़ जाते हैं, तो सल्फर सल्फर ब्रिज की संरचना बना देते हैं। द ट्रांस आइसोमर ऑफ नेचुरल रबर इज नोन एज ए, क्या कहा जाता है, गटा पार्चा कहा जाता है, नियोप्रीन कहा जाता है, बुनायस कहा जाता है, पॉली आइसोब्यूटिलीन कहा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होता है, यह हमारा गटा पार्चा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ट्रांस पूछ रहा है, सिस पूछता है तो नेचुरल रबर, ट्रांस होता है तो प्राकृतिक रबर हो। निम्न में कौन सा कथन प्राकृतिक रबर के बारे में गलत है, जल्दी से बताइए, कौन सा कथन प्राकृतिक रबर के बारे में गलत है। इट इज सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, इट बिकम्स इलास्टिक आफ्टर वल्कनाइजेशन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हैविया ब्रिसलिया। जल्दी से बताइए, 56 का बी ऑप्शन, इट इज सिस पॉली, इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर नॉट, बल्कि यह क्या है, यह हमारा एक्चुअल में एडिशन पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। इलास्टिक आफ्टर, जब सल्फर के साथ वल्कनाइजेशन किया जाता है तो इसमें इलास्टिक गुण आ जाता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम हैविया ब्रिसलिनिसिया ट्री, इस पेड़ का नाम है, ये क्या है, पेड़ का नाम है। इसी के पेड़ के तने के जो दूध मिलता है उसी से आइसोप्रीन यूनिट बनती है। तो इसी पेड़, ये पेड़ का क्या है, नाम है, जिससे रबड़ प्राप्त होता है, कच्चा दूध। गटा पार्चा इज द सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन। तो जो गटा पार्चा होता है वह ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन यूनिट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिस तो रबर होता है, तो ट्रांस ही हमारा गटा पार्चा होता है। गटा पार्चा का मोनोमर क्या होता है, जो गटा पार्चा होता है वह मोनोमर किसका होता है, ब्यूटाडीन, ब्यूटाडाइन का, कि आइसोप्रीन का, कि क्लोरोप्रीन का, स्टाइरिन का, जल्दी से बताइए किसका मोनोमर होता है।
यह हमारा आइसोप्रीन यूनिट का क्या होता है, मोनोमर होता है। जब आइसोप्रीन यूनिट पॉलीमराइजेशन करती है तो हमें क्या देता है, गटा पार्चा बनता है। गटा पार्चा के लिए कौन सा कथन सही है? इट इज इलास्टिक लाइक नेचुरल रबर, इट इज क्रिस्टलाइन एंड हार्ड, इट इज सॉफ्ट एंड स्ट्रिक्टली, इट मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर। जल्दी से बताइए भाई। देखिए गटा पार्चा जो होता है या क्रिस्टलाइन, दांत में जो खराब हो जाते हैं, जो कहते हैं कि नहीं नसों में भर दिया जाता है, तो वह हमारा होता है क्रिस्टलाइन एंड हार्ड होता है। जो सिस फार्म रबर का होता है वह सिस होता है, जो वह लचीला होता है, इलास्टिक कलर होता है। ट्रांस जो होता है वह हमारा कठोर होता है। तो गटा पार्चा हमारा क्या है, कठोर है। इस कारण से क्या होगा, कठोरता बन जाता है। गटा पार्चा की पुनरावृत्ति की इकाई होती है, जल्दी बताइए भाई, गटा पार्चा की पुनरावृत्ति की इकाई कौन सी होगी? गटा पार्चा की पुनरावृत्ति की इकाई होती है, ये इकाई हमारी पुनरावृत्ति करती है। देखिए यही इकाई है जो बार बार रिपीट करती है। तो सही ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रांस। गटा पार्चा है तो सिस तो होगा नहीं, वह कौन सा फार्म होगा, ट्रांस ही फार्म होगा। अगर आप देखते तो यहां से ट्रांसफार्म को आइडेंटिफाई करके बता सकते थे। नाइलॉन 6 किससे बनता है, ये तो पता है, हेक्सामेथिलीन डाइमीन एडिपिक एसिड से बनता है। नाइलॉन 10 किससे प्राप्त होता है? बासठ का डेकामेथिलीन डाइइमीन, जैसा नाम ही है। देखिए नाइलॉन 10 तो 10 कार्बन का डाइइमीन होना चाहिए। 10 का, ये दोनों तो होंगे नहीं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डेकामेथिलीन डाइइमीन सिबसिक एसिड से प्राप्त होता है। तो इसको क्या करेंगे, 10 कार्बन का हम लोग क्या करेंगे, एसिड ले लेंगे और 10 कार्बन का डाइइमीन ले लेते हैं। 10 कार्बन का एसिड और 10 कार्बन का डाइइमीन ले लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो हेलो, नमस्ते बेटा, हम कोचिंग में मोबाइल आया है, पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा लेते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नाइलॉन 6 के निर्माण हेतु प्रयुक्त मोनोमर है एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डाइमीन, कैप्रोलेक्टम। तो सही ऑप्शन क्या होता है, कैप्रोलेक्टम होता है। नाइलॉन 6 की पुनरावृत्ति की इकाई किससे व्युत्पन्न होती है, बताइए भाई। सर बहुत, अरे भाई इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है जितेंद्र जी।
आपको क्वेश्चन ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। बताइए भाई, नाइलॉन 610 की पुनरावृत्ति की इकाई। अरे भाई, 6 का मतलब 6 कार्बन का एसिड, 6 कार्बन का एसिड, 10 का मतलब होता है 10 कार्बन का क्या होता है, सिबेसिक एसिड होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, आपको तरीका यही है कि पहला जो कार्बन होगा एसिड का होगा, दूसरा कार्बन किसका होगा, एमीन का होगा। ओ सॉरी, पहला कार्बन किसका होगा, एमीन का होगा 6 कार्बन का, दूसरा 10 कार्बन का एसिड हो जाएगा। नाइलॉन 610 प्राप्त होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, एडिशन पॉलीमराइजेशन से, एनायनिक पॉलीमराइजेशन से, कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से। बताइए जल्दी से। 610 इज ऑब्टेन्ड। बताइए। अरे भाई, दोनों से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो पहले जितने भी ऑल टाइप नाइलॉन हैं, नाइलॉन चाहे 610 कहा जाए, चाहे 64 कहा जाए, चाहे 610 कहा जाए, चाहे जो कहा जाए, सभी नाइलॉन में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो यह सभी कंडेंसेशन पॉलीमर के नाम से जाने जाएंगे। In the naming of nylon 610, the number of denotes nylon 610 नाम में अंक किसे सूचित करते हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन पॉलीमर, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डाइमीन एंड डाई एसिड रेस्पेक्टिवली, टोटल नंबर ऑफ एटम इन रिपीटिंग यूनिट, नंबर ऑफ एमाइड लिंकेज। जल्दी से बताइए, सही ऑप्शन क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डाइमीन एंड डाई एसिड रेस्पेक्टिवली। डाइमीन और डाई एसिड के रेस्पेक्टिव में यह संख्या बताती है। नाइलॉन 6 का औद्योगिक उत्पादन किससे होता है, एनायनिक पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम, कंडेंसेशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन, रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन, हाइड्रोजनेशन पॉली एक्रोनाइट्राइल। तो सही ऑप्शन क्या होगा, एनायनिक पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइलॉन 66 की पुनरावृत्ति की इकाई है। बताइए भी, नाइलॉन 66 की पुनरावृत्ति की इकाई क्या है। नाइलॉन 66 की पुनरावृत्ति की इकाई जो होती है, पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि एमीन के साथ साथ ये भी ग्रुप हमारा लगा होता है, क्योंकि कोपॉलीमर है, दो पॉलीमर के दो मोनोमर यूनिट जब साथ में मिलती हैं तो उसी का पुनरावृत्ति की इकाई है। नाइलॉन 10 की पुनरावृत्ति की इकाई है, जल्दी से बताइए। नाइलॉन 10 की पुनरावृत्ति की इकाई है। नाइलॉन 10, नाइलॉन 10 लिखा जाता है, लेकिन वह आपको कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। 10 लिखा जाता है लेकिन एक्चुअल में इसे 10 पढ़ा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, नाइलॉन के केस में, 10 वाले के केस में क्या होता है, 10 माना जाता है। 10 कार्बन का एसिड एमीन और 10 कार्बन का एसिड होता है। इससे मत कर लीजिएगा कि इसी से उकर लीजिएगा। नाइलॉन 66 से नाइलॉन 6 में अंतर है, बताइए। नाइलॉन 66 इज नाइलॉन से डिफरेंट फ्रॉम नाइलॉन 66 बिकॉज
क्या है भाई? डी कहाँ होगा भाई? इट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमर। ऐसे हमारे समझ से सभी तो होने नहीं चाहिए। मेड फ्रॉम नाइलॉन किसने बनाया है? इट इज मेड फ्रॉम मोनोमर यूनिट, ये तो सही कह रहा है। इट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमर, ये भी कह रहा है सही। अगर दो सही है तो फिर ऑल ऑफ डीजे होगा। इट इज लेस्ट, तब ठीक है, ऑल ऑफ डीजे होना चाहिए तब। औद्योगिक रूप से नाइलॉन 6 और नाइलॉन 10 किस वर्ग के पॉलीएमाइड हैं? होमीपॉलीएमाइड एंड कोपॉलीएमाइड रेस्पेक्टिवली, बोथ कोपॉलीएमाइड्स, बोथ होमोपॉलीएमाइड्स, कंडेंसेशन पॉलीएस्टर्स। जब ए भाई, ए अर्चना जी, ए और सी जब करेक्ट हैं तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों तो करेक्ट हैं तो डी वाला तो अपने आप करेक्ट हो गया जब दो सही हो गए तो। बताइए, औद्योगिक रूप से नाइलॉन 6 और नाइलॉन 10 में किस वर्ग के पॉलीएमाइड्स हैं? देखिए, होमोपॉलीमाइड्स क्या होते हैं? जब पहला एक ही में होता है। कोपॉलीमर होता है जब दो होते हैं, तो इसमें नाइलॉन 10 में दो होते हैं तो इसलिए कोपॉलीमर कहलाता है। तो सही ऑप्शन पहला का ए ही ऑप्शन सही है। फिनाल फार्माल्डिहाइड रेजिन में सामान्यतः को क्या कहा जाता है? नाइलॉन, बैकलाइट, टेरिलीन, पीवीसी। फिनाल फार्माल्डिहाइड किस क्वेश्चन का अर्चना जी कह रही है डी सही होगा ऑप्शन? बताइए भाई। फिनाल फार्माल्डिहाइड रेजिन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? फिनाल फार्माल्डिहाइड रेजिन से क्या बनता है? बैकलाइट का निर्माण होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। फिनाल फिनाल फार्माल्डिहाइड रेजिन बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। कोऑर्डिनेशन तो होगा नहीं, फ्री भी नहीं होता। एडिशन होगा नहीं, तो दो पॉलीमर फिनाल और फार्माल्डिहाइड है। फिनाल फार्माल्डिहाइड का क्या बनता है? कंडेंसेशन बनेगा, क्योंकि फिनाल फार्माल्डिहाइड इस तरीके की संरचना बनती है। देखिए, CH2 CH2 और CH2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो यहां पर जाकर फिनाल से फिर जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नाम से जाना जाएगा। फिनाल फार्माल्डिहाइड पॉलीमर में निर्माण में प्रयुक्त मोनोमर होता है। फिनाल फार्माल्डिहाइड के निर्माण में प्रयुक्त, जैसा नाम ही है, फिनाल है, फार्माल्डिहाइड है,
तो निश्चित रूप से फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड ही हमारे क्या होंगे, इनके मोनोमर यूनिट कहलाएंगे। अम्लीय माध्यम में कम फॉर्मल्डिहाइड बनने वाला रीजिन है। क्या बनता है भाई? नोलक बनता है। ये नोलक बनता है। ये क्या होता है, देखिए फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड जब देते हैं, CH2O देते हैं, तो ये जो बनता है यह एसिडिक मीडियम में होता है। अगर इसी को दोनों को क्षारीय माध्यम में रख दिया जाए तो बैकेलाइट प्राप्त होता है। ठीक है, किसमें? क्षारीय माध्यम में। और अगर अम्लीय माध्यम में कर लेते हैं, अम्लीय माध्यम कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा? इस तरीके की सीरीज जो होती है जुड़ती जाती है, तो इसे नोलक नाम से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड अक्रिया का उदाहरण क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कि फ्री रेडिकल है, कि कंडेंसेशन है? बताइए। जल्दी से बताइए। फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड की अक्रिया का उदाहरण क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फ्री रेडिकल? फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनाल है, इसको जरा चेक करिएगा, करिएगा। हमारे समझ से इलेक्ट्रोफिलिक होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। वैसे हमारे समझ से इलेक्ट्रोफिलिक होगा, क्योंकि इसको H+ देंगे तो ये जाकर यहां पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH2OH+। हमारे समझ से इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। देख लीजिएगा आप। वैसे होना कंडेंसेशन में इसी दोनों में पॉसिबिलिटी है, कौन हो सकता है, तो आप जरा देख लीजिएगा इन दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बैकलाइट? निम्न में कौन सा कथन बैकलाइट के लिए सत्य नहीं है? इट इज थर्मोसेटिंग, इट इज सॉफ्टनेस ऑन हीटिंग, इट कंटेन्स ऑन हीटिंग, इट कंटेन मिथिलीन लिंकेज, इट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर। बताइए जल्दी से।
बी ऑप्शन सही है। इट्स शार्पनेस ऑन हीटिंग जो होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बैकलाइट क्या है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, इलास्टोमर है, कोपॉलीमर है? बैकलाइट जो होता है यह हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 78 का ए। बैकलाइट के बारे में कौन सा कथन सही है? लीनियर पॉलीमर है, हार्ड ब्राइट, नॉन कंडक्टिंग है, मेल्ट्स इजिली, सॉफ्ट एंड जो होता है सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है। तो जो बैकलाइट होता है हार्ड ब्राइटली एंड नॉन कंडक्टिंग होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए इसको। पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर क्या होता है? पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर, पॉली शब्द हटा दिया करिए, पता चल जाएगा स्टाइरीन हो जाएगा। पॉलीस्टाइरीन का पुनरावृत्ति की इकाई क्या होती है? पुनरावृत्ति की इकाई क्या होगी? CH2 CH6CH5 पुनरावृत्ति इकाई हो जाएगी। चलिए जल्दी से। पॉलीस्टाइरीन है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर, कोपॉलीमर। सही ऑप्शन होगा थर्मोप्लास्टिक। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड बनता है एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन से, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, रेडिकल पॉलीमराइजेशन से? बताइए जल्दी से। मेलामाइन है। मेलामाइन जो होता है यह हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। और जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बनता है, देखिए इसके पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये होता है, इधर NH2 होता है, इधर भी NH2 होता है, और इधर भी NH2 होता है। यहाँ पर N होता है, डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर N होता है, डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर N होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये मेलामाइन होता है। ठीक, इसको जब फॉर्मल्डिहाइड देते हैं, NCH2 देते हैं, तो H इसका H यहाँ से इतना निकल जाता है, तो हमारा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन प्राप्त होता है। यह हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नाम से जाना जाता है। मेलमैक भाग लेने वाले क्रियात्मक समूह हैं। मेलमैक बनाने वाले क्रियात्मक समूह जो होते हैं NH2 और फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। मेलमैक है, मलमक एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। देखिए, जिन लोगों को अगर आज 85 क्वेश्चन से ज्यादा कुछ क्वेश्चन बचे नहीं थे, इसलिए इसमें 85 रखा गया। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। देखिए, जिन लोगों को कोर्स को परचेज करना हो, निश्चित रूप से आप कोर्स को परचेज करके पढ़ाई के अपना लेवल को बढ़ा सकते हैं। देखिए, एक महीने में मैं आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करवा दे रहा हूं। आज पूरा सिलेबस, जितने सिलेबस आपका है, लगभग पूरे सिलेबस से एक एक यूनिट के 100 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। उस क्वेश्चन में से कल आपको हम थोड़ा सा जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे, उसमें कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, जैसे क्लियानी फिशर सिंथेसिस है, होल डिग्रेडेशन मेथड्स है। तो कल इनको क्या कर रहे हैं भाई? पॉलीमर तो रात
जो लोग जुड़ना चाहते हो एप्लीकेशन के माध्यम से या दिए गए नंबर पर कॉल कर लें तो भी आप जुड़ सकते हैं हमसे, और हमसे जुड़ने पर निश्चित आप लोग सफल होंगे, या मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल पर रिवाइज करवाया जा रहा है। हमारा एम है कि 25 तारीख तक, 20 से 25 तारीख के बीच में, 20 से 25 नवंबर के बीच में पूरा का पूरा सभी टॉपिक्स पर खत्म हो जाना चाहिए। सभी टॉपिक्स में एक एक बार आप लोगों को निश्चित रूप से रिवाइज करवा चुका हूं। पर डे आज उस पर थंबनेल पर लगा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम अब शुरू करना अच्छा नहीं था, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन और कराने थे। कल हम लोग आपको केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक की बात करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पर चर्चा कर लेंगे। तो कल केमिकल इक्विलिब्रियम छोटा टॉपिक्स है, तो ये भी खत्म हो जाएगा कल आपका। पर डे एक टॉपिक का हम लोग जो है निश्चित रूप से आपको पूरा कराएंगे, और एक जिम्मेदारी के साथ। हमारी एक जिम्मेदारी है कि आपको पूरा सिलेबस को एक बार रिवाइज करवाना, और वह निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। यदि जुड़ने में कोई दिक्कत हो रही है, दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। आप 1 महीना के बैच को परचेज कीजिए, मैं 2 महीने को आपको फ्री, सितंबर से लेकर क्या अगस्त भी इसमें ऐड कर देंगे। अगस्त में 15 पेपर हैं, इसमें लगभग 20 से 22 पेपर, इसमें 22 से 23 पेपर, इसके तो चल ही रहे हैं, और अगस्त के भी लगभग 10 पेपर, 15-15 पेपर होंगे। वो भी सब मिलाकर हम आपको 199 रुपीज में ही पेमेंट पर दे देंगे आपको। तो जो लोग, बहुत सारे लोगों ने जुड़ा है, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वह निश्चित रूप से फायदा उठाएं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक्स कल खत्म हो चुका है। ठीक, तो चलिए आज यहीं पर क्लास खत्म करते हैं भाई। सब लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल पुनः मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। केवल हमारा ही एक ऐसा चैनल है जो 100 क्वेश्चन एक एक टॉपिक्स पर कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए सभी, किसी को कोई अगर डाउट हो तो बताए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो हमसे हमारे दिए गए नंबर 1601781225 आप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो या कोई बात हो तो दिए गए नंबर पर आप इस पर कॉल करिए, और हमसे आपको डायरेक्ट बात हो जाएगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी कॉल कर सकता है, मैं क्लास बंद करने के बाद 10 मिनट बैठूंगा तो आप बात कर सकते हैं। ठीक, ओके भाई, गुड नाइट सभी लोगों को। थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आप लोगों को।